Hello students, today we're going to talk about synchronous motor starting or it's a very interesting topic because you may find the similar topics in DC motor as well as in induction motor. यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो DC मोटर है और जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो दोनों मोटर्स जो होती हैं वो सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं। उनके अंदर सेल्फ स्टार्ट का इशू नहीं होता। इफ़ यू डायरेक्टली कनेक्ट देम टू द सप्लाई तो वो स्टार्ट हो जाती हैं और चलना शुरू कर जाती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आपने डिफरेंटली बुक्स में स्टडी किया हो तो वहाँ भी आपको डीसी मोटर की स्टार्टिंग और इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग के हवाले से भी प्रॉब्लम्स हाईलाइट होते हुए नज़र आते हैं। द रीज़न बिहाइंड दैट थिंग इज़ दैट कि डीसी मोटर और इंडक्शन मोटर दोनों ही स्टार्टिंग के वक्त टेक्स इन वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट, और हाई अमाउंट ऑफ करंट की वजह से जो है ये दोनों मोटर्स जो हैं एक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं पावर सिस्टम्स के अंदर। सो वहाँ पे अगर आपने ये डीसी मोटर स्टार्टिंग या इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग का टॉपिक देखा है तो वो बेसिकली इस पर्सपेक्टिव में लिया जाता है कि उस हाई अमाउंट ऑफ करंट को किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया जाए या लिमिट किया जाए। लेकिन हम जब बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर स्टार्टिंग की तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि सिंक्रोनस मोटर इज़ नॉट ए सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। ये सबसे पहली चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी। तो यानी इसके अंदर जो इस मोटर के अंदर प्रॉब्लम है दैट इट्स नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। अच्छा, अब हमारे लिए मसला प्रॉब्लम ये है कि वी वांट टू फाइंड वाई। सो इस वीडियो में व्हेन वी टॉक अबाउट दी सिंक्रोनस मोटर स्टार्टिंग तो वी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड वाई बेसिकली दिस मोटर इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। क्या वजूहत हैं जिसकी बिना पे ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारी जो है ये पहली होगी, इसमें हम देखते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो जो सबसे पहली चीज़ है जो बिट ऑफ ए इंट्रोडक्शन कि जो हमारी सिंक्रोनस मोटर है इसके बारे में हम थोड़ा सा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जी क्या इसके सिनेरियोज होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सिंक्रोनस मोटर को समझने की कोशिश करेंगे प्लीज़ प्लीज़ टू स्टार्ट विद इस इंट्रोडक्शन को ज़रूर देखें। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जब भी सिंक्रोनस मोटर के हवाले से कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करूं तो मैं आपको पहले ये इंट्रोडक्शन है ये ज़रूर जो है हमेशा आपको दिखाऊं ताकि आप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अपने जहन में रखें। सिंक्रोनस मोटर जो है उसको समझने के लिए काफ़ी बैकग्राउंड चाहिए इन दी इलेक्ट्रिकल मशीन थियरी। इट्स नॉट एन स्टार्ट ईजी टॉपिक कि आप राइट अवे जाके उसको स्टडी कर सकें। ठीक है, तो इफ़ यू हैव सम बैकग्राउंड तो ये आसान हो जाता है। अच्छा, अब इसमें ज़रा सा यहाँ पर देखें तो मैंने आपको यहाँ बताया कि रोटर है और रोटर को जो है आप डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं और स्टेटर को आप थ्री फेस एसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे लिहाज से बाकी मशीन्स में नहीं होती, सिंक्रोनस मोटर जो है, जो आपके पास सिंक्रोनस मोटर है, इट इज़ बेसिकली ए डबली एक्साइटेड मशीन। डबली एक्साइटेड मशीन, ठीक है, ये बड़ा अहम है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझते कि ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है जो इसमें समझ। अच्छा, इस डबली एक्साइटेड का मतलब क्या है कि जो इसका रोटर होता है या जो रोटेटिंग पार्ट होता है इट इज़ गिवन ए डीसी सप्लाई, और इस डीसी सप्लाई के देने के नतीजे में इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ स्टैटिक इन नेचर और ये यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, रोटर को आप जो है डीसी सप्लाई देते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेटर जिसको आर्मेचर भी कहते हैं तो इसको हम थ्री फेज बैलेंस्ड एसी सप्लाई देते हैं। ठीक है, और इट प्रोड्यूसेस ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपके पास एसी मशीन्स हैं उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। सो यू मे सी दी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो मेरी वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अदरवाइज इफ़ यू हैव ए कॉन्सेप्ट देन इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम डीसी मोटर इसकी सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो हमारे पास टू मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। टू मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो हमारे पास एग्जिस्ट करती होती हैं। देयर विल बी टू मैग्नेटिक फील्ड्स
और अब ये दो जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये स्टैटिक इन नेचर होती है, ठीक है, और ये आपकी रोटर की होती है। दूसरी जो है आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो कि 3 फेज सप्लाई की वजह से जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये मसला बनता है कि इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास एक जो है सिंक्रोनस मोटर एग्जिस्ट करती है तो उसका रोटर तो ऑब्वियसली शुरू में स्टैटिक होगा, ठीक है ना, इट इज़ एट रेस्ट। वेयर एज जो आपकी जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट कर रही होगी, इट इज़ प्रोड्यूसिंग ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो रोटेट कर रही होगी। और किस स्पीड से चल रही होगी? हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, किस स्पीड से? दैट इज़ कॉल्ड एन एस, and this is called synchronous series, and it is basically given by 120 f over p, where p is the number of poles of the motor and f is the frequency of the electrical supply. So this is frequency of electrical supply. So let's suppose that if you are talking about it from Pakistan perspective, तो it is basically 50 hertz. तो ये हमारे केस में जो है ये 50 hertz की बिल्कुल हो गया। आप इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो आप जो है वो एन एस की स्पीड निकाल सकते हैं। तो इस स्पीड के साथ जो है वो आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चल रही होगी, वेयर एज जो आपकी रोटर की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जो होगी वो स्टैटिक होगी, और वो आपका जो रोटर जो है एट रेस्ट है, तो वो जो एक मैग्नेट की सूरत में जो है वो एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है। हम यहाँ पे एक अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि आपके पास ये जो दो मैग्नेटिक फील्ड्स बनती हैं, सो इसकी वजह से हमारे पास दो मैग्नेटिक मोटिव फोर्सेस आ जाती हैं। सो इफ़ यू कैन ड्रॉ देम विद द हेल्प ऑफ सम फेजर्स, तो हमारे पास एक जो फेजर होता है दैट इज़ बेसिकली इस तरीके से, और ये जो होती है आपकी एक होगी, ये फील्ड होगी आपकी, ठीक है, ये रोटर की फील्ड है। और जो आपके पास जो दूसरी फील्ड होती है वो आपके पास स्टेटर की फील्ड होती है, इट इज़ दिस रिप्रेजेंटेड बाय विद दिस थिंग, और इनके दरमियान एक एंगल होता है लैम्डा। लैम्डा इज कॉल्ड द टॉर्क एंगल, इज कॉल्ड द टॉर्क एंगल। जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड होती है इट इज़ रोटेटिंग विद द हेल्प ऑफ एन एस, यानी ये जो आपके पास जो सिंक्रोनस स्पीड होती है इससे ज़्यादा ये रोटेट कर रही होती है। लेट सपोज हमने यहाँ पे इसको एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कराया हुआ है। इस दोनों के दरमियान जो एंगल होता है लैम्डा, लैम्डा इज़ गिवन बाय ओमेगा एस टी प्लस थीटा। ओमेगा एस जो है मैंने जैसे पहले बताया था, दिस इज गिवन बाय 2 पाई एफ ई, द इलेक्ट्रिकल सप्लाई फ्रीक्वेंसी। थीटा क्या है? थीटा इज द इनिशियल एंगल बिटवीन, एक सेकेंड यहाँ पे इधर लगा, इनिशियल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये आप जो शुरू में स्टार्ट करते हैं इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो जो है बेसिकली थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इधर यहाँ पे जो है हमने इसको लिख दिया है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो अगर मैं टॉर्क जो प्रोड्यूस होती है उसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये जो मेरे पास मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है स्टेटर की, और ये जो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है रोटर की, एंड साइन ऑफ लैम्डा। और अगर मैं इसको ये आर्मेचर पे कर दिया और ये मेरे पास फील्ड की आ गई साइन ओमेगा एस टी प्लस थीटा। अच्छा, यहाँ पे जो ये दो मैंने लफ्ज़ ये और ये यूज़ किया है, दिस इज़ बेसिकली जो है आपका स्टेटर, लेकिन इस पर्सपेक्टिव में इसको आर्मेचर भी कहा जाता है। तो ये उसकी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है, और यहाँ पे मैंने जो इसको फील्ड कहा है तो इसको ये होता है आपका रोटर, और सिंक्रोनस मोटर में इसको फील्ड भी कहा जाता है। असल में आर्मेचर और फील्ड की जो टर्मिनोलॉजी है वो डीसी मशीन्स में भी यूज़ की गई है, लेकिन फ़र्क है जब आप सिंक्रोनस मशीन्स की बात करते हैं और डीसी मशीन्स की बात करते हो तो थोड़ा सा फ़र्क है। डीसी मशीन्स में आर्मेचर जो है वो मूविंग पार्ट होता है और फील्ड जो होती है वो स्टैटिक पार्ट होती है। वेयर एज जो हमारे पास सिंक्रोनस मोटर्स में होता है इसमें आर्मेचर जो है वो स्टैटिक पार्ट होता है और जो आपकी फील्ड होती है वो रोटेटिंग पार्ट होती है। तो यहाँ पे मैं इसको इसलिए वाज़ेह कर रहा हूँ कि कभी अपनी कॉन्टेक्स्ट में आप अपने टेक्स्ट बुक वगैरह में देखें तो आप कहें कि वाई देयर इज़ एन एम्बिग्विटी कि इन दोनों के दरमियान ये फ़र्क क्यों है। अच्छा, अब
हम आते हैं अब अपने सवाल की तरफ। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया, इसमें मैंने हर चीज़ जो है वो मैंने आपको हाईलाइट कर दी है, और अगर इफ़ यू हैव दिस थिंग तो फिर ये बड़ा आसान हो जाता है। अब हम सवाल पे आएंगे, वाई सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। अब आते हैं इस सवाल को और इसको देखते हैं कि जी इसके पीछे क्या वजूहात हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बन गया, आई होप सो आपको जो है अब समझने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो मैं थोड़ी सी हर चीज़ जो है वो हाईलाइट कर दी है, और अगर आपने ये साथ साथ अगर आप नोट्स लिखते जाएँ ना तो बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को बाद में जाके समझना, और उनको जो है उनके पर्सपेक्टिव में उनको समझना और आसान हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, अपनी इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और अब हम वाकई में देखते हैं कि ये सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये जो है, लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब इस नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो यहाँ पे मैंने एक रोटर बनाया हुआ है, उसके ऊपर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसके ऊपर आपने देखा होगा उसका एक N2 एक नॉर्थ पोल है और एक S2 दैट इज़ दी साउथ पोल। और ये मैंने यहाँ पे जो है अपनी सहूलत के लिए सेलियंट पोल्ड रोटर यूज़ किया है। तो जब मैंने शुरू में सिंक्रोनस मशीन्स की कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि रोटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, सेलियंट पोल रोटर्स एंड सिलेंड्रिकल रोटर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेलियंट पोल यूज़ किया है, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ। ऊपर वाले अगर आप देखें कि जो रिंग है इसके अंदर जो है हमने जो है वो स्टेटर को शो किया है, और स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट कर रही है, उसकी डायरेक्शन दिखाई है। यहाँ पे जो मैंने रोटर है इसको वी कैन रोटेट इट विद द हेल्प ऑफ टॉर्क प्रोवाइडेड बाय ए प्राइम मूवर। तो ठीक है, हम और वो देखेंगे वो उसकी मैंने डायरेक्शन रखी है, जो डायरेक्शन प्राइम मूवर से इसको रोटेट कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और जैसा मैंने आपको पहले ही इक्वेशन से बताया था, तो दे विल प्रोड्यूस ए टॉर्क। तो अब ये मैंने प्रीवियसली ये चीज़ समझाई थी आपको, लेट मी बेसिकली हाईलाइट इट अगेन ताकि आपको ये ज़रा आसानी हो जाए कि ये टॉर्क कहाँ से आ रही है। ये जो मैंने इस फिगर के अंदर शो कराई है, ये टॉर्क कहाँ से आई है। ठीक है, ये देखें, तो ये देखें ये टॉर्क है जो मैंने यहाँ पे शो की थी, और इसको मैं यहाँ पे फिर आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें, ये वो टॉर्क है दैट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन ऑफ द रोटर, क्योंकि इनिशियली जो आपका रोटर है वो एट रेस्ट है। तो ये वो टॉर्क है, और आप इस टॉर्क में देखें तो ये आपकी जो है इट इज़ द इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स, और उनके दरमियान जो एंगल होता है दैट बेसिकली प्रोवाइड्स द टॉर्क। तो ये टॉर्क आपको यहाँ से नज़र आ रही होगी यहाँ पे ऊपर। ठीक है, अच्छा इसके अंदर आप अगर आप देखें तो दो यानी इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, एक जो है आपका रोटर है, सो एक जो है रोटर है, और एक जो है आपकी स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है। रोटर की जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैंने जो है यहाँ पे N2 से रिप्रेजेंट किया है और S2 से। N2 रिप्रेजेंट्स ए नॉर्थ पोल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, और S2 रिप्रेजेंट्स द साउथ पोल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से मैंने जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैंने N1 और S1 से रिप्रेजेंट किया है। सो N1 and S1 फॉर स्टेटर एंड N2 and S2 फॉर रोटर। तो यहाँ पर ये हो गया। सो लेट मी बेसिकली मेक इट हियर। यहाँ पे मैंने इसको बनाने की कोशिश की है थोड़ा सा। तो इधर अगर आप देखें तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो N1 है, ये है, और इसी के ऊपर जो है मेरे पास S1 है। यहाँ पे मेरे पास जो है रोटर है, और इसके ऊपर जो है वो S2 है। तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, और हमारे पास जो यहाँ पे टॉर्क अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। तो इधर अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने नॉर्थ पोल बना दिया और यहाँ पे मैंने साउथ पोल, दे आर एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। सो होता ये है कि अगर आपके पास पोल्स दैट आर सिमिलर दे रिपेल ईच अदर, और अगर वो ऑपोजिट हो तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर आप इधर से देखेंगे तो ये रिपेल होगा, सो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होगी जो मैंने पिछली बार दिखाया था, और ये साउथ पोल है तो इसमें इस डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई होगी। तो ये दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इन दिस केस।
ये तो पूरा सिनेरियो है जो मैं अपनी इस स्लाइड में शो कर रहा था आपको, ठीक है। और अगर मैं इसके साथ एक चीज़ जो मिसिंग है और मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँगा कि जो मेरे पास 3 फेज सप्लाई आ रही है, लेट सपोज मैं उसका चूँकि एक ही फेज चुका रहा हूँ, तो मैं समझो सोचें कि आप जो है इस वक्त मैक्सिमम पे हैं। तो जब 3 फेज सप्लाई होती है ज़ीरो और ये वोल्टेज आपने अप्लाई की हुई होगी और ये आप इसके पास टाइम होगा, तो इसका जो एक साइकिल होता है टी जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 20 मिली सेकेंड का साइकिल होता है, मिली सेकेंड। अगर आप इस पॉइंट पे हैं तो मैं कहता हूँ कि ये आपका इंस्टेंट 1 है, ये मैंने जो बनाया ड्रॉ किया ये इंस्टेंट 1 है एंड यू आर हेयर, दिस इज द सिनेरियो। अब आप यहाँ पे देखें ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चल रही है आपकी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो है ये वो टॉर्क है जो प्रोड्यूस हो रही है। सो अगर आप इधर टॉर्क की डायरेक्शन देखें, सो टॉर्क डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, ये मैं बस यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा था। उसमें भी बना हुआ है टॉर्क की डायरेक्शन जो है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब आप जाके देखेंगे ना तो आपको ये समझ आएगा कि इसके अंदर जो है आपकी जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और ये मैंने इसमें मेंशन भी किया हुआ है, सो यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ दिस इज द सेकेंड इंस्टेंट, और अब ये सेकेंड इंस्टेंट क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं भी उसी चीज़ को मैं फिर एक डायग्राम की मदद से, लेकिन यहाँ पर भी मैंने इसकी डायग्राम बनाई हुई है ताकि आप लोग देख सकें। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो अगेन मैंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल मेंशन किए हैं, स्टेटर के भी और रोटर के भी मैंने मेंशन किए हैं। अच्छा ये इंस्टेंट कौन सा है, थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ये कौन सा इंस्टेंट है। इसमें बिल्कुल पहले जो है हमने वही किया है कि हम लोगों ने जो है वो ये जो है दोनों जो है मैग्नेटिक फील्ड्स बना लिए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मेरे पास जो सप्लाई आ रही है वो मैंने रखी है, ठीक है। और ये जो इंस्टेंट है जिसके लिए मैं बना रहा हूँ, दिस इज द सेकेंड इंस्टेंट, इट इज़ ऑन दिस थिंग, ये नेगेटिव एज पे है। तो अगर मैं इन दोनों इंस्टेंट्स के दरमियान टाइम में डिफरेंस देखूंगा तो इट विल बी ओनली 10 मिली सेकेंड। इस मैक्सिमम से इस मैक्सिमम में आने में उसको 10 मिली सेकेंड्स लगेंगे। अब जब ये इधर आएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास साउथ आ जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स हो गया, पहले ये पॉजिटिव था, इसमें ये पॉजिटिव था, इसमें ये नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे आपके पास नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ। और जो आपका ये रोटर है 10 मिली सेकेंड से अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं हिला होगा, यहाँ पे आपके पास नॉर्थ होगा और यहाँ पे आपके पास साउथ होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको देखने। अब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आप देख रहे हैं कि वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ठीक है। और इस वक्त जो है आपके पास टॉर्क प्रोड्यूस किस डायरेक्शन में होगी, तो अगर आप देखें नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सो इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर तो आप देखेंगे कि इस बार जो आपके पास टॉर्क प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, क्योंकि ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे होंगे और ये दोनों इधर अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो ये टॉर्क इस तरफ प्रोड्यूस होगी। सो इफ यू लुक क्लियरली तो इन दिस वे आप देखेंगे कि क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगी, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क होगी। सो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी क्लॉकवाइज। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखें कि इन दोनों के दरमियान, इन दोनों इंस्टेंसेस के दरमियान जो टाइम डिफरेंस है इट इज़ हार्डली 10 मिली सेकेंड। इवन आपका रोटर अभी मूव किया भी नहीं, पहली टॉर्क लगी और उसने चाहा कि वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, जो पहले इंस्टेंट पे टॉर्क लगी। सी द रोटर वांटेड टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ये थी टॉर्क की, लेकिन 10 मिली सेकेंड के बाद ही जो उसके ऊपर दोबारा क्लॉक लगी वो क्लॉकवाइज, अब इस पर टॉर्क लगी क्लॉकवाइज। सो वन इज एक्टिंग, अगर मैं यहाँ पे इधर बात करूँ इसके ऊपर, वन इज एक्टिंग क्लॉकवाइज यानी इस तरफ लगा रही है, और वन इज एक्टिंग एंटी क्लॉकवाइज। एक फोर्स जो है वो इस तरफ एक्ट कर रही है, यानी लेट्स सपोज F1 जो पहले इंस्टेंट भी थी, और दूसरी ये F2। सो दे बेसिकली these are the forces cancel each other and it will, और इस ऑसिलेटिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस होती है इसके नतीजे में there will be no motion in the rotor. समझ आई? और when there will be no motion in the rotor it means that your synchronous motor is not self starting.
सो जब आप 3 फेज सप्लाई लगाएंगे और डीसी सप्लाई देंगे तो आपकी जो सिंक्रोनस मोटर है इट विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट। सो इट मीन्स दैट कि आपको मोटर स्टार्ट करने के लिए कोई मैकेनिज़्म प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये मैंने ये जो दो मैंने देखी है, अब अगर ये आप देखें, अब ये जो मैंने आपको ये बनाई थी, ये पहली इंस्टेंट 1 और ये इंस्टेंट 2, इन दोनों स्लाइड्स को अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट, एक में आपके पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रही थी और इन द अदर वेन आपके पास क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इट आपकी मोटर जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकेगी एंड इट विल नॉट बी कॉल्ड ए सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। ये थोड़ी सी मैंने एक्सप्लेनेशन बनाई है, इट्स ए गुड थिंग। आप भी बनाएं, इफ़ यू आर स्टडिंग दिस थिंग तो आप साथ साथ बनाएंगे तो इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड के बेसिकली व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सो ये तो मेरा हो गया, हमारा सेल्फ स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हो गई। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। अगर कोई फिर भी कोई चीज़ है तो यू कैन बेसिकली रिपीट इट एंड यू कैन सी वॉच इट अगेन कि किस तरीके से हो सकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइम कि जी सिंक्रोनस मोटर स्टार्टिंग में, तो हाँ, हम सिंक्रोनस मोटर को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है तो हाउ वी कैन मेक इट सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है, इसमें अब डिफरेंट जो है मेथड्स हैं, मोस्टली बुक्स में भी यही मिलते हैं। देयर आर 4 मेथड्स बेसिकली यूजिंग ए पोनी मोटर। इट्स ए बेसिकली ए स्मॉल मोटर और ये नॉर्मली 3 फेज इंडक्शन टाइप की मोटर होती है जो कि सेल्फ स्टार्टिंग होती है, वो यूज़ की जाती है। या इसके अलावा ये सेकंड जो मेथड है दैट इज़ यूजिंग स्मॉल डीसी मोटर, कोई छोटी डीसी मोटर है उससे स्टार्ट किया जाता है। इन दोनों मेथड्स में एक चीज़ याद रखिएगा, आपको सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करते हुए कोई लोड नहीं लगा सकते। यू हैव टू स्टार्ट द मोटर एट नो लोड, ये ध्यान में रखिएगा। अगर ये यूजिंग पोनी मोटर यूज़ करेंगे या यूजिंग स्मॉल डीसी मोटर यूज़ करेंगे तो आप कोई भी किसी किस्म का लोड जो है वो कनेक्ट नहीं कर सकते अपनी मोटर के साथ। यू हैव टू स्टार्ट द मोटर एट नो लोड। ठीक है, थर्ड है आपके पास यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग। इस केस में आप लोड लगा सकते हैं, लेकिन इस केस में क्या इशू होगा, आप बहुत ऐसा लोड नहीं लगा सकते जिसको बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। तो अगर आप यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग कर रहे हैं तो आपको कोई ऐसा लोड लगाना पड़ेगा जिसकी स्टार्टिंग टॉर्क कम हो। इवन अगर आप फिर भी कहते हैं कि नहीं 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 मुझे ऐसा लोड नहीं लगाना है, मुझे ऐसा लोड लगाना है जिसकी हाई स्टार्टिंग टॉर्क हो, तो देन आपको जो फोर्थ मेथड है एज ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आप यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। आई विल ऑल्सो हैव ए ब्रीफ टॉक के जो मोटर्स हैं इनके मेथड्स को कंपैरिजन भी देना चाहिए, हमें होना चाहिए ना कि कंपैरिजन भी हो। वही 4 मेथड्स हैं, इनके दरमियान क्या कंपैरेटिव बनता है तो वो भी देखेंगे आगे। ठीक है, ओके। सो यूजिंग पोनी मोटर, तो यहाँ पे आप देखें बड़ी बहुत सिंपल सी बात है। पोनी मोटर जो है वो सिंक्रोनस मोटर के ऊपर ही राइड कर रही है और ये बहुत छोटी सी मोटर होती है। ये कोई आपके पास स्मॉल मोटर्स होती हैं, मोस्टली इंडक्शन मोटर्स लगाई जाती हैं क्योंकि इंडक्शन मोटर्स जो हैं वो सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं। ये मैंने अभी शुरू में टू स्टार्ट भी थी आपको बता दिया था कि सेल्फ इंडक्शन मोटर्स जो होती हैं वो सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं। यू डोंट हैव टू प्रोवाइड एनी मैकेनिज्म टू स्टार्ट देम, तो वो तो ये स्टार्ट हो जाती है, ये आपके सिंक्रोनस मोटर को चलाना शुरू कर देती है। और कोशिश क्या करती है, ये कोशिश करती है कि जो आपका रोटर है उसको इट विल टेक टू वेरी नियर टू दी सिंक्रोनस मोटर। इस वक्त जब आप शुरू करेंगे ना तो उसकी थोड़ी सी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग का अगर है और इस तरीके से पोनी मोटर से स्टार्ट करें, फर्स्ट मेथड है पोनी मोटर का, तो इधर आपको पता होना चाहिए कि रोटर पे नो सप्लाई, कोई सप्लाई नहीं लगी होगी भाई, ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। और स्टेटर पे आपके पास 3 फेज बैलेंस्ड एसी सप्लाई लगी हुई होगी और इसके नतीजे में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी और वो चल किसी स्पीड होगी NS, वो सिंक्रोनस स्पीड के साथ चल रही होगी। तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये सिचुएशन होनी चाहिए, रोटर को आपने कोई सप्लाई नहीं देनी है, ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। इनिशियली रोटर पे ऊपर कोई सप्लाई नहीं होगी। तो अब क्या होगा, आपने पोनी मोटर स्टार्ट की और ये कोशिश क्या करेगी, आपको ये कोशिश करेगी कि जो रोटर है उसकी स्पीड को नियर टू दी सिंक्रोनस मोटर, यानी जो सिंक्रोनस मोटर की स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड है, उस तक ले जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ये जो पोनी मोटर क्या करेगी, ये रोटर की जो स्पीड जो 0 RPM पे था उसको स्टार्ट करेगी और उसको लेके जाएगी NS, सिंक्रोनस स्पीड तक लेके जाएगी, या उसके बहुत करीब ले जाएगी या उस स्पीड पे ले जाएगी।
ठीक है। अच्छा, जिस वक्त ये जो है आपकी जो है सिंक्रोनस मोटर्स की स्पीड अचीव हो जाएगी रोटर को, उस वक्त आप क्या करेंगे, यू विल गिव रोटर डीसी एक्साइटेशन। आप डीसी एक्साइटेशन दे देंगे रोटर को, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इट ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा एंड इट विल गेट लॉक और सिंक्रोनाइज हो जाएगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और एक बार ये सिंक्रोनाइज हो गया रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ, then the both the rotor and the rotating magnetic field will run at synchronous speed। तो यहाँ पे एक बार ध्यान में रखिएगा कि आपकी जो सिंक्रोनस मोटर है इसके साथ ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इट रन्स ओनली ऑन वन सिंगल स्पीड। इसके अलावा ये किसी स्पीड के ऊपर नहीं चल सकती। और ये फिर हम आगे जाके सिंक्रोनस जो इसकी जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर भी हम ये चीज़ देखेंगे कि जो आपकी सिंक्रोनस मोटर है इट कैन ओनली रन एट ए सिंगल स्पीड, दैट इज़ दी सिंक्रोनस स्पीड। तो पोनी मोटर्स में हैं, जब तक ये आप सिंक्रोनस स्पीड तक नहीं लेके जाते और रोटर को इनिशलाइज नहीं करते तो ये सिंक्रोनस मोटर्स के साथ कपल रहती हैं। ये मैकेनिकली कपलिंग हुई होती है दोनों की, यहाँ पे नज़र भी आ रही है कि ये दोनों कपल्ड हैं। ये कपलिंग इस किस्म की फ्लेक्सिबल बनाई जाती है कि एक बार जब रोटर को आप डीसी सप्लाई देते हैं और वो सिंक्रोनाइज होकर लॉक हो जाता है तो उसके बाद आप इसको डीकपल कर देते हैं सम जो है मैकेनिज़्म के थ्रू जो है रोटर्स। और ये सिंक्रोनस मोटर का रोटर और जो पोनी मोटर होता है, क्योंकि ये बेसिकली पोनी मोटर जो होती है ये मैकेनिकली कपल्ड है तो इनको डीकपल कर लिया जाता है। और उसके बाद आप जो अपनी सिंक्रोनस मोटर जो है उसको अपने नॉर्मल जो यूज़ है उसके अंदर यूज़ करते हैं और चलाते हैं और फर्दर लेके चलते हैं। तो ये हो गया जी आपका फर्स्ट मेथड। अब आते हैं हम सेकंड मेथड की तरफ, दैट इज़ बेसिकली यूजिंग ए स्मॉल डीसी मोटर। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो स्मॉल डीसी मोटर है इट इज़ कपल्ड टू दी आपकी जो सिंक्रोनस मोटर है उसके साथ इसकी मैकेनिकल कपलिंग हुई हुई है। सिंक्रोनस मोटर जो है आपकी काफ़ी बड़ी मोटर होती है, स्मॉल डीसी मोटर हम यूज़ करते हैं। इधर आपको याद रखिएगा इस मेथड के अंदर भी आपको इसको नो लोड स्टार्टिंग करनी है, आप लोड लगा के स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि डीसी मोटर बहुत छोटी सी होती है, वो सिर्फ इतनी ही होती है कि आप उसको जो है वो समहाउ जो है सिर्फ वो सिंक्रोनस मोटर को टर्न करा रही होती है विदाउट लोड। ये याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ भूल गए तो फिर ये बड़ा मसला हो जाएगा, फिर आप कहेंगे यार ये पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा लेकिन इसका जो मैकेनिज़्म है ना थोड़ा सा ये डिफरेंट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डीसी मोटर की कनेक्शन जो है मैंने जो ख़ास तौर पर डीसी जो इसका जो डीसी मोटर का जो रोटेटिंग पार्ट होगा उसको हमने कनेक्ट किया हुआ होता है सिंक्रोनस मोटर के साथ भी, तो वो भी ऊपर आपको उसके कनेक्शंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जो है एसी सप्लाई, ये थोड़ा सा पहले ये कनेक्शन समझ लेते हैं फिर ज़रा देखते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपकी डीसी मोटर है, ठीक है, एंड इट इज़ कपल्ड, ये मैकेनिकल कपलिंग लगी हुई है, मैकेनिकल कपलिंग लगी हुई है, इन दोनों को मैकेनिकली हमने कपल किया हुआ है। इलेक्ट्रिकली कोई इनका कनेक्शन नहीं है, पहली बात समझना है। टू स्टार्ट विद कोई कनेक्शन नहीं है, आपने इधर डीसी सप्लाई दी हुई है, ठीक है, और मोटर चलेगी और वो इसको साथ साथ इसको रोटेट करना शुरू कर देगी। यहाँ पे आपने एक स्विच लगाया हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है, और ये स्विच क्या कर रहा है कि ये कनेक्ट करेगा इस डीसी मोटर को इसके साथ इलेक्ट्रिकल के साथ, लेकिन अभी नहीं करेगा। टू स्टार्ट विद ऐसा नहीं होगा, बल्कि इस वक्त ये होगा। तो पहले आप स्टार्ट करेंगे, इस वक्त रोटर जो है इसका डी एनर्जाइज है, तो जो आपकी सिंक्रोनस मोटर है उसका रोटर जो है उसको डी एनर्जाइज्ड, उसको कोई सप्लाई नहीं लगी हुई टू स्टार्ट विद। ठीक है, आप क्या करेंगे, डीसी मोटर को स्टार्ट करेंगे और उसकी स्पीड को लेके जाएंगे एनएस की तरफ। तो यू स्टार्ट द मोटर एंड टेक द स्पीड टू एनएस, दैट इज द सिंक्रोनस स्पीड। द मोमेंट आपकी डीसी मोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड अचीव कर लेगी तो क्या होगा, अब आप इस स्विच को क्लोज कर देंगे, ये दोनों स्विचेस क्लोज हो जाएंगे, और ये जब स्विचेस क्लोज होंगे मोटर चल रही होगी, और ऑब्वियसली जब मोटर चल रही होगी इसकी जो होती है फील्ड परमानेंट मैग्नेट होती है डीसी मोटर की, सारा सिनेरियो आपके जहन में हो, परमानेंट मैग्नेट है। तो जब आर्मेचर उसके अंदर घूमेगा तो इट विल एकदम बन जाएगा, मोटर से ये बन जाएगा, डीसी मोटर से ये बन जाएगा जनरेटर।
और जब ये जनरेटर बन जाएगा इट विल सप्लाई डीसी सप्लाई टू दी रोटर ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। जैसे ही वो इसको डीसी सप्लाई प्रोवाइड करेगा तो इसके नतीजे में क्या होगा कि वो डीसी सप्लाई मिलते साथ ही आपका जो सिंक्रोनस मोटर का रोटर है वो एनर्जाइज होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी एंड इट विल लॉक विद द 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हर जगह होगी सिंक्रोनस मोटर के अंदर। मैंने बताया था कि 3 फेज सप्लाई आपने शुरू से ही ऑन की हुई होती है और उसके नतीजे में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सिंक्रोनस मोटर जो है वो उसके साथ कनेक्ट की जो रोटर जो है वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और वो कनेक्ट होते साथ ही जो है वो सिंक्रोनाइज कर जाएगा और वो एज ए रिजल्ट चलना शुरू हो जाएगा एट किस पे चलना शुरू हो जाएगा एट दी सिंक्रोनस स्पीड। अब इसमें खूबसूरत बात क्या है कि आपको अलग से डीसी सप्लाई नहीं लगानी पड़ेगी, बल्कि ये जो आपकी डीसी मशीन है यही जो है वो जनरेटर बन के वो डीसी सप्लाई प्रोवाइड करेगी आपके डीसी मोटर सिंक्रोनस मोटर को और वो चलती रहेगी। अब इसमें प्रॉब्लम पहला वही वाला जो मैंने आपको बताया था, नो लोड पे स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको। स्टेप्स क्या होंगे, बड़ा ज़रा इसमें ज़रा स्टेप्स समझने पड़ेंगे। अगर आप स्टेप्स समझेंगे तो फिर आपको ये चीज़ समझ आएगी। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप डीसी मोटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और साथ ही आप 3 फेज एसी सप्लाई भी जो है वो टर्न ऑन कर देंगे। सो इसके नतीजे में सिंक्रोनस मोटर के अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी और डीसी मोटर जब स्टार्ट करेंगे तो वो क्या करेगी, वो सिंक्रोनस मोटर को चलाना शुरू कर देगी उसके रोटर को। लेकिन अभी रोटर जो होगा वो रोटर इज़ डी एनर्जाइज टू स्टार्ट विद। आपका जो रोटर होगा वो डी एनर्जाइज्ड होगा। इसका मतलब ये है कि उसको कोई सप्लाई नहीं दी हुई आपने शुरू के लिए। ठीक हो गया, ज़रा पर्सपेक्टिव आपके जहन में पूरा क्लियर होगा तो चलेगा फिर ये। अच्छा, तीसरा क्या करेंगे आप, एनएस स्पीड तक इंक्रीज करेंगे। स्पीड जो है वो सिंक्रोनस स्पीड कर देंगे रोटर की, ठीक है। एट एनएस आप ये स्विच थ्रो करेंगे, ये जो मैंने ऊपर बनाया था स्विच, इसको थ्रो करेंगे और क्या करेंगे कि आपकी जो है स्विच जो है वो थ्रो कर देंगे आप। इसके नतीजे में क्या होगा, डीसी मोटर जो है वो एकदम कन्वर्ट हो जाएगी डीसी जनरेटर में, और जब यह डीसी जनरेटर में कन्वर्ट हो जाएगी इट विल सप्लाई डीसी टू रोटर ऑफ सिंक्रोनस मोटर। वो डीसी प्रोवाइड कर देगी। एट दिस इंस्टेंट सिंक्रोनाइजेशन ऑफ 2 मैग्नेटिक फील्ड्स। हाँ जी, बताएंगी कौन सी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। बिल्कुल, जैसा मैंने शुरू में बताया था, एक रोटर की मैग्नेटिक फील्ड और एक स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों लॉक हो जाएंगी और जब वो लॉक हो जाएंगी द मोटर विल स्टार्ट टू रन एट सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, और एक एज हमें यहाँ से और भी मिल गया कि आपको सेपरेट डीसी सप्लाई नहीं चाहिए, सेपरेट डीसी सप्लाई नहीं चाहिए। इसके लिए वो आपको ऑलरेडी जो डीसी मोटर लगी हुई है वही सप्लाई बन जाएगी, वो जनरेटर बन जाएगी और वो आपकी मोटर को प्रोवाइड करेगी, तो आपकी मोटर चलना शुरू हो जाएगी। तो इसमें आपको सेपरेट डीसी सप्लाई भी नहीं चलनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। तो ये ज़रा याद रखिएगा, जब ये स्विच थ्रो करेंगे तो ये वाली सप्लाई कट जाएगी, ये कट ऑफ हो जाएगी, ठीक है, गॉन हो जाएगी, ये ऑफ हो जाएगी, और यहाँ से आपका और जो आपकी मोटर है वो जनरेटर बन जाएगा और वो डीसी सप्लाई करेगा आपके सिंक्रोनस मोटर को, और एज ए रिजल्ट वो सिंक्रोनाइज होके चलना शुरू हो जाएगी। ये जो हैं टोटल स्टेप्स हैं, you clearly see each and every step and this will make it very easy कि आप इस मेथड को समझ सकें। थोड़े से इसके प्रोज हैं। प्रोज ये हैं कि जी आपको सेपरेट सप्लाई नहीं चाहिए होती, डीसी सप्लाई नहीं चाहिए होती, ठीक है। वही जो आपकी डीसी मोटर है वो डीसी जनरेटर बन के आपको डीसी सप्लाई देना शुरू होती है। लेकिन इसके कॉन्स हैं। कॉन्स क्या हैं जी, इसमें मसला ये है कि आपको नो लोड भी स्टार्ट करना है। दूसरा इसमें कॉस्ट का भी मसला, आपको एक छोटी मोटर भी लगानी पड़ती है अपने सिंक्रोनस मोटर के साथ, तो ये भी करना पड़ेगा। ठीक है, एक छोटी मोटर होती है लेकिन इतनी हो कि एटलीस्ट वो जो आपकी सिंक्रोनस मोटर है उसको नो लोड पे चला सके। ये ना हो कि उसकी इतनी भी ना हो कि वो चला ही ना सके। ठीक है, ये ज़रा जहन में रखिएगा, दिस इज़ वेरी नेसेसरी कि आपके जहन में। तो ये तो हमारे हो गए दो मेथड्स इसके। ठीक है, तो ये पहला मेथड और ये सेकंड मेथड। ये मैंने इसके साथ सारे स्टेप्स जो हैं वो 1 by 1 करके लिख दिए हैं। यू कैन ईजिली रीड देम आउट फ्रॉम हेयर, और मैं इसको आपको शेयर भी कर दूंगा, इसके नोट्स भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप जो हैं वो साथ साथ
देखते भी रहें, अगर आप खुद नहीं लिख रहे तो फिर साथ साथ देख लें, अदरवाइज़ इट विल बी वेरी हेल्पफुल, आप इसको समझ सकेंगे। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, मगर कंपैरेटिव जो एनालिसिस होता है ना वो सबसे है, यानी जब आप ये सारे पढ़ लेंगे तो फिर कंपैरेटिव एनालिसिस आपको खुद करना चाहिए, वो लर्निंग होती है। जब व्हेन यू इन्वॉल्व योर सेल्फ, व्हेन यू बेसिकली थिंक योर सेल्फ योर वे, तो फिर आपको समझ आएगा अच्छा सब्जेक्ट मैटर है क्या। तो पूरा पर्सपेक्टिव होना, सारे इंट्रो होना, हर चीज़ जो होना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है मेथड डैम्पर वाइंडिंग्स मेथड। अच्छा, इस मेथड को समझने के लिए ना थोड़ा सा इंडक्शन मोटर का बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इंडक्शन मोटर तो फिर तो कोई मसला नहीं होता, देन इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। लेकिन इफ़ यू डोंट हैव स्टार्टेड द इंडक्शन मोटर तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडक्शन मोटर जो होती है इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स रोटर। स्टेटर तो उसका नॉर्मली होता है, लेकिन जो इसके जो रोटर्स होते हैं वो दो टाइप्स की कंस्ट्रक्शन के होते हैं। वन इज़ कॉल्ड द स्क्विरल केज रोटर एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड द स्लिप रिंग और वाउंड रोटर। ये जो पहला मेथड है डैम्पर वाइंडिंग का जो मेथड है, दिस पर्टेन्स टू स्क्विरल केज रोटर। स्क्विरल केज क्या होता है, ये देखें जी, ये दिस इज स्क्विरल केज रोटर कंस्ट्रक्शन दैट इज़ नॉर्मली एम्प्लॉयड इन इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज क्यों कहते हैं, इस बेसिकली इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्विरल केज। स्क्विरल इज ऐसे गिलहरी को कहते हैं, और गिलहरी का जो केज होता है वो इस तरीके से बार्स पे मुश्तमिल करके बनाया जाता है। होता ये कि जब वो इसके ऊपर भागती है तो ये अंदर से जो है ये रोटेट करना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है, और गिलहरी को ये लगता है कि वो दरख्त पे चढ़ रही है। सो एज ए रिज़ल्ट वो इन्वॉल्व रहती है एंड इट्स कीप्स ऑन मूविंग। तो ये थोड़ा सा स्क्विरल केज जैसे से बना होता है। इसको बनाने का तरीका ये होता है, कॉपर बार्स होती हैं आपके पास और उसको एंड रिंग्स के साथ जो है वेल्ड कर दिया जाता है एंड इट टर्न्स आउट टू दिस थिंग। अगर मैं इसको कागज़ पे बना के दिखाना चाहूँ तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, कागज़ पे बना देता हूँ। तो ये थर्ड मेथड जो है, जो डैम्पर वाइंडिंग का जो है, उसको हम थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके पास जो है ये एंड रिंग्स होते हैं, ये इस तरीके से होते हैं, और इसके साथ ये आपकी कॉपर्स बार्स होती हैं। इनको आप क्या करते हैं कि एंड रिंग्स के ऊपर जो है वो वेल्ड कर देते हैं, इधर इधर आप वेल्ड कर देंगे तो ये आपका एक स्क्विरल केज रोटर बन जाता है। ठीक है, ये स्क्विरल केज रोटर कंस्ट्रक्शन सिंपल सी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ भी किया हुआ है जस्ट टू हाईलाइट। अब ये क्या है कि ये जो आपके पास जो सेलिएंट पोल रोटर है, ये मैंने इसमें हाईलाइट किया है। सेलिएंट पोल रोटर जो है वो नॉर्मली जो आपकी सिंक्रोनस मोटर्स होती हैं, दे हैव सेलिएंट पोल रोटर्स। और ये कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन्स जब देखेंगे तो उसके अंदर आप ये वीडियो में देख सकते हैं। आई हैव हाईलाइटेड कि ये जो है ये कैसा होगा। ये ज़रा सा मैं इसकी थोड़ी सी एक सिंपल फॉर्म्स बना देता हूँ, कागज़ पे भी ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा ये होता ही है कि इस तरह स्लाइड में लोग देख तो लेते हैं लेकिन नॉर्मली वो डेफिनेटिवली उसको समझ नहीं पा रहे होते कि ये क्या होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको कागज़ पे दिखा देता हूँ। ये देखेंगे, ये बना दिया मैंने यहाँ पे एक स्क्विरल केज रोटर। अब इसमें सेलिएंट पोल्स, ये इसके पोल्स होते हैं और ये सेलिएंट होते हैं, यानी दे आर नॉट नॉन सेलिएंट। इसके अंदर क्या होता है कि वो जो बार्स की हम बात कर रहे थे, वो जो ये जो कॉपर बार्स थी, ये वाली ये बार्स जो हैं ये इस पोल के फेसेस के अंदर प्लेस होती हैं, इन फेसेस में प्लेस हुई हुई होती हैं। इसकी शाफ्ट पे रोटेट कर, तो ये जो बार्स इसके अंदर प्लेस हुई हुई होती हैं, दे आर बेसिकली एंड रिंग्स के साथ शॉर्ट की हुई होती हैं। तो ये जो है इसके अंदर डैम्पर वाइंडिंग, इसको ये जो बार्स प्लेस्ड हैं इसको हम बेसिकली डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं इसमें। अच्छा, अब होता क्या ठीक है, इनिशियली जब आप सप्लाई देते हैं और मगर याद रखिएगा रोटर को आप सप्लाई नहीं देंगे इसके अंदर, ज़रा सा गौर से सुनिएगा, रोटर को आप कोई सप्लाई नहीं देंगे। रोटर के अंदर इसका मतलब दो तरह की वाइंडिंग्स हैं, थोड़ा सा समझ लें। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग्स हैं इसके अंदर, टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग्स। एक इसकी नॉर्मल वाइंडिंग है जो इसके अंदर होती है, जो सिंक्रोनस मोटर के रोटर में होती है, और सेकंड इसके अंदर डैम्पर वाइंडिंग है। जब आप मोटर स्टार्ट करेंगे ना तो मोटर बिहेव्स एज ए इंडक्शन मोटर एंड यूटिलाइजेज दिस डैम्पर वाइंडिंग। जब आप स्टार्ट करेंगे, याद रखिएगा अभी आपने रोटर को कोई डीसी सप्लाई नहीं दी हुई,
सो जब ये स्टार्ट होगी तो ये डैम्पर वाइंडिंग जो है ये टेक ओवर कर लेगी और द मोटर विल बी स्टार्टेड एज ए 3-फेज इंडक्शन मोटर। और वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 3-फेज इंडक्शन मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है। तो अगर आपने जब 3-फेज सप्लाई जो है आपके वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये होता ही है कि ये रोटर जो है ना ये लॉक होता है ना, ये एक क्लोज शॉर्ट सर्किट की सूरत में होती हैं डैम्पर वाइंडिंग। तो जब जब ये 3-फेज स्टेटर जो सप्लाई है वो रोटेट करती है तो वो इसके अंदर इंडक्शन करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज बेसिकली गिवन बाय E माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, जो कटिंग फ्लक्स है उसका रेट चेंज हो रहा होता है, तो इन बार्स के अंदर जो है वो इंडक्शन होगी। और चूंकि ये शॉर्ट सर्किटेड है तो जो EMF इंड्यूस होगी उसके नतीजे में इसके अंदर करंट चलना शुरू हो जाता है और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट करंट एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड और जो आपके स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस ए टॉर्क एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट टॉर्क, और वो टॉर्क कॉन्टीन्यूस नेचर की होती है, ऑसिलेटिंग नहीं होती है, जो वो टॉर्क प्रोड्यूस होती है उसके नतीजे में क्या होता है कि आपकी जो सिंक्रोनस मोटर है इट स्टार्ट्स टू रोटेट एज एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाती है। फिर ये चलती रहती है और इट ट्राइज टू रीचेज वेरी नियर टू सिंक्रोनस स्पीड, वेरी नियर टू सिंक्रोनस स्पीड जो है इसको पहुंचने की कोशिश करती है। सो व्हेन इट रीचेज वेरी नियर टू दिस थिंग, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी नॉर्मल वाइंडिंग को एक्साइट करते हैं और उसको डीसी दे देते हैं। एज ए रिजल्ट जब आप उसको डीसी देते हैं तो वो क्या करता है, वो सिंक्रोनाइज हो जाती है, सिंक्रोनाइज विद रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, सो जैसे ही वो सिंक्रोनाइज हो जाती है एंड इट स्टार्ट्स टू रोटेट एट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता है, ये डैम्पर वाइंडिंग जो है ये आउट हो जाती है। अब आप कहेंगे यार ये कैसे हो जाता है, तो होता है ये कि जो 3-फेज इंडक्शन मोटर होती है इट डजंट रन, इट नेवर रन्स ऑन सिंक्रोनस स्पीड। वो क्योंकि जब जैसे ही आप इसको सिंक्रोनस स्पीड पे चलाएंगे तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है ये हो जाएगा ज़ीरो, और जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो इंडक्शन की जो वोल्टेज है वो ज़ीरो हो जाएगी। सो डैम्पर वाइंडिंग जो है ये आपकी आउट हो जाएगी और पीछे क्या रह जाएगा, एक आपकी नॉर्मल वाइंडिंग जिसको आपने डीसी दी हुई है वो सिंक्रोनाइज होगी, वो स्टार्ट हो जाएगी और आप आपकी जो इंडक्शन मोटर है वो सिंक्रोनाइजेशन होके चलना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ इट ऑपरेट्स। इससे बिट टेक्निकल, अगर आपको 3-फेज इंडक्शन मोटर का बैकग्राउंड नहीं है तो ये डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप 3-फेज इंडक्शन मोटर के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई हुई है अब ऑलरेडी लोडेड है प्लेलिस्ट के अंदर, उसको देखेंगे तो फिर ये आसान हो जाएगा, आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा यार हुआ क्या है। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, मैं इसमें आई बटन में भी डाल दूँगा तो वहाँ से भी आप इसको देख सकेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब वापस आते हैं, तो ये जो है यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग, दिस इज़ द मोस्ट यूज मेथड ऑफ स्टार्टिंग सिंक्रोनस मोटर। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है। अमूमन जो हमारे पास सिंक्रोनस मोटर्स आती हैं उसके अंदर ऑलरेडी एम्बेडेड डैम्पर वाइंडिंग्स होती हैं। कॉस्ट वाइज ये काफ़ी सस्ती पड़ती हैं डैम्पर वाइंडिंग्स, बस ये थोड़ा सा मशीनिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको अपने रोटर की, लेकिन ये जो है ये बार्स आप एक बार प्लेस कर दें ये चलती हैं। इनकी मेंटेनेंस के भी इश्यूज़ नहीं होते, बहुत कम मेंटेनेंस के साथ ये बड़ी ईजीली चलती रहती हैं। ठीक है, तो ये एक एडिशनल वाइंडिंग कंसिस्टिंग ऑफ कॉपर बार्स प्लेस इन द स्लॉट्स इन द पोल फेसेस, एंड ऑफ कॉपर बार्स आर शॉर्ट सर्किटेड विद द हेल्प ऑफ एंड रिंग्स। ठीक है, तो जो इसके एंड रिंग्स होते हैं उसके थ्रू इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। इसमें एक इशू होता है, ऑब्वियसली जैसे मैंने इंजीनियरिंग में हर चीज़ में ही होगा प्रॉब्लम होते हैं। इसके साथ है तो ये लो कॉस्ट भी लो है, एडिशनल मशीनिंग रिक्वायर्ड होती है, एडिशनल मशीनिंग रिक्वायर होती है। अब मैं कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, एडिशनल मशीनिंग रिक्वायर्ड होती है आपकी मोटर को, मशीनिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी और ये बार्स प्लेस करनी पड़ेंगी, लो कॉस्ट। लेकिन इसका ये तो थोड़ा सा इसकी फ़वायद होगी, एडवांटेजेस होगा और आप स्टार्ट कर देगी आपको स्टार्टिंग। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, लो स्टार्टिंग टॉर्क। इस मेथड के साथ मसला ये है कि लो स्टार्टिंग टॉर्क होती है। आप ऐसा कोई भी लोड नहीं चला सकते इससे जिसके लिए आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। ठीक है ना, और वैसे लोड्स कौन से जिनका इनर्शिया ज़्यादा हो, यानी बहुत बड़ा कोई आपने पत्थर है अगर उसको पिक करना है किसी क्रेन से तो उधर ये चीज़ नहीं लग सकती, यू नॉट डू सो। ठीक है ना, उसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, सो एज ए रिज़ल्ट वहाँ पे आप इसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको देखना पड़ता है। तो ये जो मैं साथ साथ बता रहा हूँ इसको लिखते जाएँ तो आपका कंपैरेटिव नोट भी बन जाएगा इसका। ठीक है, तो यू को राइट ए कंपैरेटिव नोट ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ starting
सिंक्रोनस मोटर, इट्स अ गुड थिंग। साथ साथ देखते जाएं, तो वो भी साथ साथ लिखते जाएंगे, आपको बड़ी आसानी होगी, और वो एक अच्छी एक कंपैरिजन सी बन जाती है दोनों के दरमियान। ठीक है, अच्छा जी, चलते हैं अपने वापस, देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। तो ये मैंने थोड़ा स्केल का कंस्ट्रक्शन, और अब आगे हम एज ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है जी, अब क्या है, ये क्या चीज़ है अच्छा, इसको तो थोड़ा सा देखते हैं। मैंने इसके अंदर भी जो है ना वो दोनों चीज़ें बनाई हुई हैं। थोड़ा सा इधर आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे दो मोटर्स मैंने बनाई हैं। एक मैंने जो है सिंक्रोनस मोटर बनाई है, और एक मैंने जो है एक तरफ जो है मैंने इंडक्शन मोटर बनाई है, 3 फेस इंडक्शन मोटर। ठीक है, हकीकत में ऐसा नहीं है। ये सिंक्रोनस मोटर जो जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्टेटर, ये जो सिंक्रोनस मोटर लिखा हुआ है ये इसका स्टेटर है, और जो इधर मैंने बनाई है ये जो है ये इंडक्शन मोटर। ये बेसिकली ये भी सिंक्रोनस मोटर का ही रोटर है, लेकिन इस ये कंस्ट्रक्शन जो हुई है इसकी, ये इन द फॉर्म ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो है उसके साथ हुई हुई है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसके अंदर कुछ स्लिप रिंग्स लगाए जाते हैं। स्लिप रिंग्स का फ़ायदा क्या होता है, जो इंडक्शन मोटर का रोटर होता है स्लिप रिंग्स की मदद से आउटर सर्किट के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो मेरे पास स्लिप रिंग की वाइंडिंग है उसको मैंने आउटर जो सर्किट है उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इधर बना देता हूँ। अब आपको मैं बताता हूँ पेपर के ऊपर, देखें, ये देखिए, तो ये स्टेटर है और ये जो है ये रोटर है। इसको मैंने इंडक्शन मोटर के तौर पर शो किया है क्योंकि इसका रोटर जो है इनिशियली रोटर के जो इंडक्शन मोटर के तौर पे बिहेव कर रहा होता है। इसके साथ जो है ना यहाँ पे हम यहाँ पे देखिएगा, ये इधर से भी देखेंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पे हमने रेजिस्टेंसेस लगाई हुई हैं। इसको यहाँ पे रेजिस्टेंसेस लगी हुई होंगी, इस पे रेजिस्टेंस लगी हुई होगी, इस पे रेजिस्टेंस लगी हुई होगी। ठीक है, इसी के साथ जो है ना इसका कनेक्शन जो है वो अगर हम यहाँ से थोड़ा सा ये लेंगे, तो यहाँ पे जो है हमने क्या किया है कि दो कनेक्शंस किए हैं। एक तरफ तो मैंने रेजिस्टर्स लगा दिए हैं इसके साथ, और एक तरफ ये कनेक्शन करके मैंने यहाँ पे स्विचेस लगा दिए, डीसी सप्लायर दे दी है इसको। ठीक है, इनिशियली जब ये डीसी सप्लाई ये ओपन होगी, अब क्या होगा जब इनिशियली आप इसको चलाएंगे और आपके पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे आप एसी सप्लाई दे देंगे RYB, ये 3 फेज एसी सप्लाई जब आप उसको प्रोवाइड करेंगे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और एज ए रिजल्ट इनिशियली ये जो रोटर है इसके साथ ये रेजिस्टेंसेस लगी हुई होंगी। ठीक है, इस स्लिप रिंग्स की मदद से, दीज आर स्लिप रिंग्स, ये उधर भी आपने फिगर में भी देखा होगा, और ये रोटर जो है स्लिप रिंग्स। तो इसका मतलब ये कि रोटर के सर्किट के अंदर रेजिस्टेंसेज ऐड हुई हुई होगी। इस रेजिस्टेंस के ऐड होने की वजह से क्या होगा, ये इस मोटर की जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क हो जाएगी, ये इसका बेनिफिट होगा, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। लेकिन ये जो होता है ना स्लिप रिंग की वाउंड रोटर बनाना जो है ये काफ़ी महंगा एक है, उसमें इसकी जो कॉस्ट होती है वो बड़ा, इसका सबसे बड़ा जो फ्लॉ है वो ये कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है इसकी। होगा क्या, टू स्टार्ट विद आप एक कोई रजिस्टर रखेंगे इसके अंदर और आप मोटर को चलाएंगे, इट विल स्टार्ट विद हाई स्टार्टिंग टॉर्क, और फिर ये चलना शुरू हो जाएगी और चलती जाएगी अंटिल इट रीचेज वेरी नियर टू सिंक्रोनस स्पीड। वेरी नियर टू सिंक्रोनस स्पीड जब ये आएगी तो आप क्या करेंगे, ये जो स्विच जो इनिशियली ऑन होगा इसको आप क्लोज कर देंगे, और इन रजिस्टर्स को आहिस्ता आहिस्ता करके पहले आप रिमूव कर देंगे, इसको आप कैंसिल कर देंगे। यानी अगर पहले ये मैक्सिमम पे था तो आप इसको ज़ीरो पे ले जाएंगे, इस ज़ीरो पे मूव करा देंगे। इसका नतीजा क्या होगा, रजिस्टर्स आउट हो जाएंगे। ठीक है, रजिस्टर्स आउट हो जाएंगे, और द मोमेंट दे गेट आउट आप NS के करीब पहुंच जाएंगे, और उस टाइम पे आप ये स्विच क्लोज करेंगे, और एज ए रिजल्ट आपकी जो मोटर है इट विल स्टार्ट टू बिहेव एज ए सिंक्रोनस मोटर। जैसे ही आप इसको DC देंगे, ये जो आपका रोटर है इट विल लॉक विद द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेटर, और आपकी मोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर चलना शुरू हो जाएगी। तो ये आपका एक और मेथड है, और दिस इज द फाइनल मेथड। ये मेथड जो है इसकी कॉस्ट हाई है, जो इसका सबसे बड़ा नुकसान है इसकी, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन है काफ़ी महंगी पड़ती है, और
आपको काफ़ी, अगर आप ये मशीन एम्प्लॉय कर रहे हैं तो आप अहेड आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है जो आप पहले आपको देनी पड़ती है। या हमने यहाँ पे इसको ये शो किया है, इसकी थोड़ी सी मैंने जो है डायग्रामेटिकली भी दिखाया हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि इसकी रोटर की कोर है और ये कनेक्टेड है स्लिप रिंग्स के साथ, ये स्लिप रिंग्स के साथ ब्रशेस कनेक्टेड हैं और ये ब्रशेस जो हैं इसको आउटर सर्किट के साथ कनेक्टेड। इनिशियली हमने इधर रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं और लेटर ऑन हमने इसके साथ डीसी सप्लाई लगा के इसको जो है एक्साइट करके सिंक्रोनाइज कर दिया है रोटेटिंग मैग्नेटिक व्हील के साथ, एंड द मोटर विल कंटिन्यू टू रोटेट एट ए स्पीड ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो ये होगी हमारी डिस्कशन सेल्फ स्टार्टिंग जो स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर के हवाले से। आई वुड सजेस्ट कि आप ये वीडियो देखें ज़रूर। इट्स अ वेरी डिटेल्ड वीडियो, आई हैव टॉक्ड अबाउट डिफरेंट थिंग्स इनटू इट। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसके ऊपर एक नोट लिखें, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट स्टार्टिंग मेथड्स फॉर सिंक्रोनस मोटर। तो इसका कंपैरिजन लिखें, दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कि आप थोड़ा सा इन मेथड्स को एनालाइज करें, थोड़ी सी वीडियोस वगैरह आप देखें साथ साथ। यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है। दैट विल आल्सो हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग के ये किस तरीके से ऑपरेट हो रही है, सिंक्रोनस मोटर कैसे स्टार्ट किया जाए। सेकेंडली आपको डीसी मोटर को भी देखना पड़ेगा कि हाउ डीसी मोटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ डीसी जनरेटर, कैसे जनरेटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो वहाँ से वो भी कॉन्सेप्ट जो है वो आपको थोड़ा सा चाहिए होगा। सो दैट कम्प्लीट्स अवर टॉपिक एंड थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया। और ये मैंने थोड़ी सी डिटेल्स लिखी हैं स्लिप रिंग मेथड की, जो डिटेल्स हैं वो। और दैट एंड्स अवर टुडेज video on this thing. I hope so you will be able to understand all the methods that I have discussed and all the concepts that I have discussed within this video. If you like this video, if you find it helpful and informative, please do like the video and share it among your peers and fellow other students. And also basically subscribe the channel if you like the content related to it. I hopeful to continue providing these kind of materials through this channel. And thank you very much. We will basically meet in another video related to synchronous machines, and we'll continue our discussion on this topic. Thank you.